वेलकम टू एम कैंडल। दोस्तों चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर मार्केट ने बढ़िया से पैसा दिया। आई होप आपने मेरे लेवल्स को नोट किया होगा और उन पर ट्रेड करा होगा, और जिस तरह मैंने बताया था स्टॉप लॉस, ट्रेल और एग्जिट आपने करा होगा तो बहुत अच्छा पैसा बना होगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आपको एक बात बता दूं बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, आज के वीडियो में कल एक मिस्टर मनी हैं, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या इंडिकेटर सच में काम करते हैं। वो जब भी इंडिकेटर यूज़ कर काम करते हैं तो उनको इमीडिएटली लॉस होना शुरू हो जाता है। तो आपको एक शॉर्टकट में बात बता दूं कि इंडिकेटर्स ज़रूर काम करते हैं, बट इंडिकेटर्स 90% इंडिकेटर्स जो हैं वो लैगिंग इंडिकेटर होते हैं। मतलब कि जो पीछे हुआ है उसको वो आगे बताते हैं, लेकिन उससे आगे क्या होगा वो अलग से निकालना पड़ता है, जिसके लिए बेहतर होता है आप प्राइस एक्शन समझते हैं तो उसको उससे कनेक्ट कर यूज़ करना होता है। कोशिश करूंगा आज थोड़ा सा उस पर ब्रीफ देने की। अगर आप लोगों को लगे कि वो फ़ायदेमंद है या आपको कुछ और चाहिए तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली आई विल ट्राई एंड मेक अ वीडियो ऑन दैट। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। ज़रूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पड़े। आज देखिए मार्केट में क्या हुआ। आज मार्केट में फिर से एफआईआईज ने बाइंग करी है, हालांकि बिल्कुल ना के बराबर 36 करोड़ की 36 करोड़ की बाइंग करी है। कल इन्होंने 386 करोड़ की बाइंग करी थी, जिसके अगेंस्ट में आज 36 करोड़ की है, और ये रोज़ घट रही है। 2000 करोड़ के करीब की बाइंग शुरू करी थी इन्होंने नवंबर के मंथ में, और अभी ये 36 करोड़ पे आ गए हैं। क्या ये बेचने वाले हैं? हो सकता है। आज का डेटा भी थोड़ा खतरनाक बना हुआ है, देखने की बात होगी। हाउएवर इसके अलावा डीआईएस ने आज बेचा है 967 करोड़ का। फिर से कल 1060 करोड़ का बेचा था, आज 967 करोड़ का बेचा है। और जैसा मैंने बताया था मार्केट जब जब ऊपर के लेवल पे आएगी तो ये बेचेंगे, तो इसलिए कहा था आपको कि प्रॉफिट बुक करते रहें अपना। उम्मीद करता हूँ आपने करा होगा। और आपको एक बात बता दूँ, मैंने अपना पूरा का पूरा पोर्टफोलियो अपना खाली कर लिया, और अब मैं आई एम सिटिंग ऑन कैश, और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ किसी एक अच्छे करेक्शन या रिट्रेसमेंट की। उसके अंदर मैं बाइंग करने की कोशिश करूंगा। नहीं तो 2 रुपये कम कमाए तो कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट इस तरह से कि मुझे डर ना लगे वो मैं कर रहा हूं। अब आगे चलते हैं, देखते हैं एफआईआईज ने। देखिए मंथली फिगर की बात करें तो नवंबर के मंथ में 8531 करोड़ का माल खरीद लिया है। अभी भी ये अच्छी खासी बाइंग में बैठे हैं। और डीआईएस ने उसके अगेंस्ट में 6260 करोड़ का माल बेचा है। और अगर साल की बात करें जनवरी से लेकर अभी तक, तो एफआईआईज ने 2,78,213 करोड़ से ज़्यादा का माल बेच दिया है, और उसके अगेंस्ट में डीआईएस ने मार्केट को बचाने के लिए 2,52,580 करोड़ से ज़्यादा का माल खरीद लिया है। और इसीलिए अभी एफआईआईज कंट्रोल में नहीं है, और हम इसी कारण से ग्लोबल मार्केट से बहुत इम्पैक्टेड नहीं होते। हाउएवर बड़े बड़े इम्पैक्ट जो होंगे वो हमारे पर डालेंगे। आज जो है फेड की आउटकम आने वाली है, सीपीआई डेटा इन्फ्लेशन के ऊपर वो रिलीज़ करेंगे। उससे मार्केट पे, ग्लोबल मार्केट पे जो असर पड़ेगा उससे हमारी मार्केट पे भी असर पड़ सकता है, तो उस पर नज़र रखिएगा। और इसी कारण से आज मैं बोल रहा हूँ कि नहीं कह सकते क्लियरली कि मार्केट किस तरफ जाएगी। दोनों तरफ की पोजीशंस बनी हुई है। इनफैक्ट इस तरह से बनी हुई है कि ऑप्शन चेन का डेटा देखें तो वो कुछ और कह रहा है। वो कह रहा है कि अभी मार्केट नहीं गिरने वाली है। और अगर टेक्निकल्स की बात करें तो इस तरह का सेल ऑफ आया है कि वो ये कह रहा है कि अब मार्केट अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को टेस्ट कर चुकी है। अगर दोबारा इससे नीचे जाती है तो ये गिरेगी। तो नज़र बनाए रखिएगा, कल की ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी। जहाँ ओपनिंग होती है वहाँ से क्या करना है उसके बारे में हम बात करेंगे आगे चलकर। शुरू करते हैं वीडियो को आगे। पेन पेपर लेके बैठिएगा, नोट कर लीजिएगा। देखिए आज क्या हुआ, कैसा कॉन्ट्राडिक्शन है उसको समझने की कोशिश करिए। आज वॉलेटिलिटी इंडेक्स नीचे गया है, ठीक है, 2.2% डाउन है, और 15.57 पे क्लोज हुआ है, यानी कि 16 के नीचे। मैंने बताया था काफ़ी कूल ऑफ होता है, बहुत ज़्यादा बड़ी वॉलेटिलिटी या गिरावट की उम्मीद नहीं होती है। तो ये आज अच्छे लेवल पे है। और इसके साथ में अगर मार्केट की बात करें तो आज मार्केट निफ्टी ने 18,110 जो मैंने क्रूशियल लेवल बताया था वो लेवल तोड़ दिया है। हालांकि मैंने इसके नीचे का दूसरा लेवल 17,930 बताया था जिसे मैंने फाइनल सपोर्ट कहा है, उसको अभी भी इंटैक्ट है, नहीं छुआ है। नीचे गए, लो भी मारा 17,969 का, लेकिन हमने 30 को टेस्ट नहीं करा है, ठीक है। तो वो लेवल पर नज़र रखिएगा। आगे चलते हुए बात करते हैं उसकी। बैंक निफ्टी में देखिए क्या हुआ। बैंक निफ्टी में आज 41,603 पे हम क्लोज हुए हैं, जो कि एक अच्छा लेवल है अगर हम बात करें तो। और अगर इस तरह से देखें तो मार्केट में अभी भी स्ट्रेंथ है, क्योंकि इसका जो ब्रेकआउट आया था वो ब्रेकआउट 550 के ऊपर आया, 41,550 के ऊपर, वो इसने अभी भी रिटेन करा हुआ है। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ दिख रही है अगर उस तरह से देखा जाए तो। लेकिन अगर मैं यहीं पे बात करूँ
शेयर्स की, तो आज बढ़ने वाले शेयर सिर्फ 551 रह गए थे सेंसेक्स में, अगेंस्ट दैट गिरने वाले शेयर 1431 थे, जिसका मतलब ये है कि ये लोएस्ट फिगर है पिछले करीब शायद 25-30 दिन में। मैंने ये लेवल नहीं देखा है, इतने कम शेयर जब बढ़ रहे हों, तो इसका मतलब ये है कि ये वीकनेस का साइन है, और इससे आगे क्या होगा वो देखने की बात है। और ये बहुत बड़ा ट्रैप लग रहा है मुझे लग रहा है कि निफ्टी कल एक बड़ा गैप अप भी दे सकती है, और अगर बड़ा गैप अप देती है तो हम बहुत स्ट्रांग है, इसका मतलब आज फिर माल निकलवा कर खरीदने के लिए सब कुछ करा गया था, और अगर ऐसा ही है तो फिर अब हम नए हाई की तरफ बढ़ चुके हैं, ये बात क्लियर है। और मगर आज की कंफ्यूजन की वजह से कोई पोजीशन कैरी नहीं करी है, मैंने आपको भी बोला था कल की वीडियो में, आई होप आपने भी ना करी हो। और अगर बुल साइड की करी है तो फिर भी आप एक बार थोड़े से प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन अगर बियर साइड की करी है तो काफ़ी खतरनाक हो सकता है। कल की ओपनिंग पे ज़रूर नज़र रखिएगा। आगे चलते हुए देखते हैं, देखिए मार्केट में टॉप लूजर सेक्टर्स कौन से थे। आज सारे सेक्टर गिर रहे थे, और आपको बता दूं ऐसा पहले कब हुआ था, मैंने आपको बताया था 21 अक्टूबर को हुआ था, 613 शेयर बढ़ रहे थे, तब उस दिन 1338 शेयर्स गिर रहे थे, और उससे अगले दिन हमारे पास 154 पॉइंट्स का गेन आया था। और अगर मैं बात करूं इससे पहले जब हुआ था तब 300 पॉइंट का लगातार 2 दिन के अंदर गेन आया था। तो हो सकता है ये वैसा भी कुछ हो जिसके अंदर में ये कोशिश करी गई हो, ठीक है। अब आज अगर बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी बंद हुआ है 41,603 पर, यानी कि 179 पॉइंट्स के लॉस के साथ, यानी कि 0.43% का डिप। असल में अगर गेम देखें तो गेम जो हुआ था आज वो बहुत बड़ा था कंपैरेटिवली। अगर हम लो की बात करें तो आज का बैंक निफ्टी का लो जो था वो 318 था, 41,318। और अगर हाई की बात करें तो हाई 643 था। अगर इन दोनों के बीच की बात करें तो हम आज करीब करीब 400-500 पॉइंट का गेम खेले हैं। 783 पे कल क्लोज हुआ था, और लो आज 318 का मारा था। तो यहाँ पर भी फिर से या तो एक्यूमुलेशन हुआ है बहुत बड़ा, या फिर इन्होंने माल बेचा है। लेकिन जिस तरह से शेयर्स गिरे हैं उनको अगर देखें तो ये दिख रहा है कि माल दोनों तरफ हुआ है। यानी कि अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, या पहले बात करते हैं कि टोटल में क्या हुआ। देखिए HDFC बैंक जो था आज वो बढ़ने वाले शेयरों में था, इसने आज निफ्टी को बचाने के लिए 11 पॉइंट्स का सपोर्ट दिया है, 11 पॉइंट्स दिए हैं। मैं वैल्यूएशन की बात कर रहा हूँ, परसेंटेज की बात नहीं कर रहा हूँ। तो 11 पॉइंट्स यानी कि दिए हैं निफ्टी की वैल्यूएशन में। अगर ये नहीं बढ़ता आज तो आज हम 130-32 पॉइंट नीचे बंद होते। लेकिन HDFC बैंक बढ़ रहा था तो गिरने वाले बैंक कौन थे? इनफैक्ट HDFC के साथ कोटक बैंक भी बढ़ रहा था, ठीक है, उसने भी थोड़ी बढ़त दी है। और गिरने वाले बैंक कौन से थे अगर बात करें, या गिराने वाले शेयर्स कौन से थे, तो वो रिलायंस था, बजाज फाइनेंस था, बजाज फिनसर्व था, टाटा मोटर्स था, और ये सारे वो स्ट्रॉन्ग शेयर हैं जो बढ़ रहे थे, और इनके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग डेटा बना हुआ था, और ये सारे बढ़ने वाले शेयर हैं। इनको मैंने कभी ना कभी पिछले वीडियोज़ में रिकमेंड करा है, और अभी भी मुझे ये स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। हाउएवर इनमें आज के दिन गिरावट आना या तो ये एक्सपायरी मैनेजमेंट थी, अगर ऐसा था तो ठीक है, फिर कल मार्केट को बड़ा सा गैप अप देकर ऊपर बढ़ना चाहिए। अगर बात करूँ इन 5 शेयरों की, रिलायंस, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, टाटा मोटर्स और टाइटन की, तो इन्होंने 68 पॉइंट्स निफ्टी के खा लिए। लेकिन अब इसके आगे बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में क्या हो रहा था, देखिए जैसे HDFC बताया मैंने बढ़ रहा था, तो HDFC ने आज बैंक निफ्टी को बढ़ाने में, यानी कि जो उसकी वैल्यूएशन 41,603 है उसको बनाए रखने में 164 पॉइंट से ज़्यादा का गेन दिया, और कोटक बैंक ने भी वहीं पे 67 पॉइंट्स के करीब का गेन दिया। एट द सेम टाइम गिराने वाले शेयरों में, गिराने वाले बैंकों में कौन था? एक्सिस बैंक ने 165 पॉइंट खा लिए, SBI ने 157 पॉइंट खा लिए। अब अगर बात करें एक्सिस बैंक और SBI की, ये दोनों 52 वीक हाई बना रहे थे लगातार, और इनके अंदर गिरावट आना लाजमी है। तो क्या इन्होंने अपनी बढ़त की ट्रेंड को छोड़ दिया है, ये भी यहाँ पे कह सकते हैं, और इसीलिए ये कन्फ्यूजन है। 2 बैंक बड़े वाले जो थे, जो कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ बैंक निफ्टी हैं, वो गिर रहे थे, और उन्होंने अपनी सारी बढ़त दूसरे बैंकों की खा ली, जो कि HDFC बैंक और कोटक बैंक थे। इसके अलावा बाकी सारे सेक्टर गिर रहे थे, ज़्यादा शेयर गिर रहे थे, तो ये वीकनेस का साइन है। लेकिन विक्स स्ट्रॉन्ग है, ये कह रहा है कि मैं ऊपर जाऊंगा, इसका मतलब, और क्योंकि अभी तक क्रूशल सपोर्ट बैंक निफ्टी ने नहीं तोड़ी है, 41,600 पे बंद हुआ है, और ब्रेकआउट जो आया था वो 41,500 पे आया था। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी हम बुल रन में कंटिन्यू है, गिरावट नकली थी। तो अब देखते हैं कि और बाकी ग्लोबल क्या कह रहा है। देखिए गोल्ड की अगर बात करें तो थोड़ा सा ऊपर था, अभी 0.22% ऊपर बढ़कर ये 51,619 पे ट्रेड कर रहा है। सिल्वर भी ऑलमोस्ट फ्लैट है, 0.01% पे 61,555 पे ट्रेड कर रहा है। क्रूड की बात करें तो क्रूड में गिरावट है, 7004 पे ट्रेड कर रहा है विद अ डिप ऑफ 0.85%। वहीं अगर डॉलर की बात करें तो डॉलर बहुत अच्छे से कूल ऑफ लेवल पे है, जो 82 से नीचे है। हालांकि आज इसमें थोड़ी सी बढ़त देखी जा रही है, 0.27% बढ़कर ये 81.8350 पर ट्रेड कर रहा है।
वहीं अगर SGX निफ्टी की बात करें तो SGX निफ्टी इस समय ट्रेड कर रहा है 18,018 पर, यानी कि बिल्कुल फ्लैट है, ऑलमोस्ट 4 पॉइंट की गिरावट है, बहुत बड़ी कुछ नहीं होती, इतना को कभी भी मैनेज किया जा सकता है। तो फिर से न्यूट्रल साइन हो जाते हैं, समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ जाएगा। डॉलर हमारी सपोर्ट में है, विक्स हमारी सपोर्ट में है, गोल्ड और सिल्वर नॉर्मल है, कुछ नहीं कह रहे हैं। SGX निफ्टी भी साइलेंट है, कुछ नहीं कह रहा है। बैंक निफ्टी की सस्टेनेंस ये बता रही है कि हम स्ट्रांग हैं। निफ्टी की एक क्रूशल लेवल 18,110 का तोड़ देने का मतलब हम थोड़े वीक हो रहे हैं, और क्योंकि सिर्फ शेयर बढ़ने वाले 551 रह गए हैं तो ये बता रहे हैं कि वीकनेस है। तो दोनों तरफ का डेटा बना हुआ है, अब कल क्या होगा वो दिखेगा। और जो कुछ होना है मैं आपको ये बता दूं कि ये ओपनिंग में ही हो जाएगा, क्योंकि आज CPI इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है। US के इन्फ्लेशन डेटा से बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, और वो ग्लोबल मार्केट्स पे पड़ेगा, और जो ग्लोबल मार्केट्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा वो यहाँ पर भी दिखेगा, ठीक है। और वो सीधा ओपनिंग पे दिखेगा, क्योंकि वो डेटा भी रात को आ जाएगा, और उसके बाद जो होना है वो सुबह ओपनिंग पे ही होगा। तो नज़र बनाए रखिएगा। फर्दर मैं आपके लिए कुछ शेयर लेके आया हूँ, इस तरह से आपको बता दूं कि नज़र कहाँ रखनी है, ताकि आप समझ सकें कि कल गेम किस तरफ जा रहा है। तो देखिए, एक तो खरीदने के लिए लाया हूँ शेयर, वो है क्यूपिड, CUPID। इसकी करंट प्राइस चल रही है 234.90। अगर आप इसको बाय करते हैं तो आपको 225 का स्टॉप लॉस लगाना है, और टारगेट जो है वो पहला तो लेवल 237 है। हालांकि मैं ये बता दूं कि 237 के ऊपर ही इसमें स्ट्रेंथ आती दिख रही है, और इसने जिस तरह का पैटर्न बनाया है, लग रहा है कि इसके ऊपर ही खुल सकता है, या फिर ये इसको बहुत जल्दी ओपन होते ही अचीव कर लेगा। इसके ऊपर अगर ये जाता है तो फिर 250, 60, 71 और इनफैक्ट आगे भी बहुत अच्छे अच्छे टारगेट्स बनते हैं, उन पे आप नज़र रख सकते हैं। हालांकि जो ये टारगेट मैं दे रहा हूँ 50, 60, ये तो आपको शायद अगले 2-3 दिन में ही, या हो सकता है कल ही में दिख जाए, तो आप इस पर बाय की पोजीशन बना सकते हैं विद द स्टॉप लॉस, डोंट, और एज पर योर एडवाइस फ्रॉम योर फाइनेंशियल एडवाइजर। फर्दर HDFC बैंक जो है अभी 1527 पे है, मैंने इसका लेवल पहले भी बताया था, 1525-30 के ऊपर अगर ये ट्रेड करता है तो बहुत अच्छा है। तो ये भी 1527 पे है, ना तो 25 के नीचे है, ना ये 30 के ऊपर है। लेकिन अगर ये कल ट्रेड करने लगे 1532 के ऊपर, तो आप 1530 का स्टॉप लॉस लगाइएगा और इसको बाय कर लीजिएगा। ये बहुत अच्छी बढ़त दे सकता है कल या आने वाले 1-2 दिन के अंदर, कल या मंडे को, फ्राइडे या मंडे को बहुत अच्छी बढ़त देगा, नज़र रखिएगा अगर इसको ऊपर जाना है तो। और अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी को बचाना है तो ये वो उन शेयरों में से एक है जिसको जरूर चलना होगा, ठीक है। तो इसमें हाउएवर एक्सिस बैंक ने और इंडसइंड बैंक ने ऐसा कुछ पैटर्न बना दिया है और कुछ अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स को तोड़ दिया, जिससे वो बता रहे हैं कि ये तो गए, इनसे दूर रहिएगा। अगर आपका इनमें बाइंग हो तो आप कोशिश करके अपना प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो बुक करने की कोशिश करें, क्योंकि ये भी ऊपर बढ़ने से रुक रहे हैं। हालांकि एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक दोनों 52 वीक हाई बना रहे थे लगातार। क्या ये अब रुक जाएंगे? ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये रुक जाएंगे, या फिर ये नीचे की तरफ भी जा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। फर्दर कोटक बैंक भी एक गंभीर लेवल पे है, यहाँ से या तो ये ब्रेकआउट देगा या ब्रेक डाउन देगा, देखने की बात है कि क्या करता है, तो इस पे नज़र रखिएगा। अभी फिलहाल 1913 पे ट्रेड कर रहा है, आप इसको नज़र बना के रखिएगा। अगर ये बढ़ा तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, ये कल में 50-100 रुपये बढ़ सकता है, और अगर गिरा तो भी ये 50-100 रुपये गिर सकता है। अच्छा गेम मिल सकता है, नज़र बनाए रखिएगा। और यही हैं वो ड्राइवर्स जो कल ड्राइव करेंगे मार्केट को। अब इसके अलावा बात कर लेते हैं कि लेवल्स इंपॉर्टेंट क्या हैं। देखिए, मैंने बैंक निफ्टी में आपको बताया था 41,150 इंपॉर्टेंट लेवल है, वो आपको बहुत दूर है, चिंता का विषय नहीं है, रोज़ बता रहा हूँ वीडियो में, आई होप गेम आप समझ चुके होंगे। और उसके बाद मैंने 41,555 के ऊपर कई दिन पहले से लगातार रोज़ बता रहा था कि जिस दिन ये टूट जाएगा तो मान लीजिएगा कि ब्रेकआउट आ गया। और आज भी, हालांकि इसने नीचे के लेवल टेस्ट करे, बट आज भी फिर क्लोजिंग इसने 555 के ऊपर ही दी है, जिसका मतलब ये है कि ब्रेकआउट अभी भी इंटैक्ट है और ये ऊपर जा सकता है। हालांकि जो बैंक के इंडिविजुअल जो कंपोनेंट्स हैं उनकी मैंने बात करी, आप आए समझ पाए होंगे। 2 बैंक गिरने वालों में और 2 बैंक उठने वालों में, और ऊपर एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक कमजोरी दिखाते हुए। वहीं पे HDFC बैंक अकेला ही सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, 26% बैंक निफ्टी का यही देता है ये, और निफ्टी का भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है, तो ये अकेला इनके गिरावट को संभाल भी सकता है। तो नज़र बनाए रखिएगा किस लेवल पे, 41,555 के ऊपर जब तक है तब तक आपको सिर्फ बाय करना है, और अगर नीचे की तरफ आए तो 41,300 का लेवल नोट कर लीजिए, इसके नीचे ही सोचिएगा बाय सेल करने की, अदरवाइज सेल मत कीजिएगा। और अगर कहीं 40,800 टूट जाए तो फिर हमारा ये बुल रन बिल्कुल नलीफाई हो गया और हम फिर नीचे एक अच्छी करेक्शन के लिए जा सकते हैं, उसमें नज़र बनाए रखिएगा। हाउएवर इतनी बार हम गिर चुके हैं, मगर बैंक निफ्टी ने कभी भी अपनी स्ट्रेंथ नहीं छोड़ी, और मुझे लगता है कि अभी भी नहीं छोड़ेगा और हम ऊपर ही जाएंगे। बट डेटा जैसा बना हुआ है, मैं अपना बिल्कुल साफ साफ बताता हूँ, तो आई होप आपके काम आता होगा। कोशिश कीजिएगा उसी ढंग से ट्रेड करें जिस ढंग से मार्केट कहे। हम में से किसी के भी कहे का कोई असर नहीं होता मार्केट पे, मार्केट जो कहती है हमें वो सुनकर उसके हिसाब से चलना होता है। फर्दर निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो है 18,110, मैंने बताया था वो आज छूट गया है, और हम 18,028 पे बंद हुए हैं। लेकिन इसके आगे मैंने
लास्ट सपोर्ट जो बता रखी है वो 17,930 बता रखी है, क्योंकि दिस इज द लेवल जहाँ से नेक्स्ट लेवल ऑफ बाइंग आई थी। तो यहाँ से नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर यहाँ से नीचे आता है तो इसका मतलब बायर्स ने गेम लूज कर दिया है और हम गिरने वाले हैं। ठीक है, तो अभी ऐसा कुछ वैसे फिलहाल नहीं दिख रहा है, बट इस लेवल में नजर बनाए रखिएगा। अब इसके आगे शुरू करते हैं चार्ट्स पे, कल कहाँ एंट्री, कहाँ एग्जिट और कहाँ स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म। जरूरत हो तो वीडियो को पढ़ें, वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए अभी निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी समय है 18,036 पे। अगर इसको ऊपर जाना है तो सीधा लेवल्स बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए। तो ऊपर सबसे पहली रेजिस्टेंस इसकी 1855 से 66 के बीच में है, या फिर आप मानिए 1850 से 1880 के बीच में आपको इसके अंदर ट्रेड ना करने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि आपको बता दूं नेकलाइन है 18,055, अगर इसको पार कर ले तो चांसेस बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो उस ढंग से कॉल्स पे नजर रखकर बाय करने की कोशिश कीजिएगा। और अगर ये 18,085 को पार कर ले तो अगला लेवल जो होगा वो 18,120-30 का होगा। ये वाला लेवल वो है जहां से ऊपर जाने के बाद हमारा बुल एकदम स्ट्रांग और कंट्रोल में है, ये क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अगली रेजिस्टेंस जो आएगी वो 18,146 आएगी। हालांकि यहाँ से कोशिश करने पर थोड़ा टाइम बिताने की कोशिश कर सकता है यहाँ पे, तो यहाँ पर आप चाहें तो अपने स्टॉप लॉस ट्रेल कर लें, क्योंकि यहाँ पर रुकने का चांसेस बहुत हैं। और अगर इसको पार कर लिया तो फिर हम 18,180 तक स्मूथली जाएंगे, और ये वो लेवल है जहाँ से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि हम फिर से शायद बाउंस बैक रिवर्सल देने की कोशिश करें निफ्टी, या फिर यहाँ रुककर कंसोलिडेशन करें। बट एट द सेम टाइम इसकी भी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि 2-3 बार टेस्ट हो चुका है ये लेवल। अगर अब हम इसके ऊपर गए, 2 बार अभी रिसेंट में हुआ, इससे पहले 3 बार पहले हो चुका है, कुछ महीने पहले, 2 महीने पहले। तो अगर ये इसके ऊपर गया तो अब की बार ये वापस नीचे आने के लिए नहीं आएगा, और अब यही बहुत स्ट्रांग सपोर्ट बन जाएगी 18,180। इसके ऊपर गया तो फिर 210-20 के बीच में एक छोटी सी रेजिस्टेंस है। इसको पार करने के बाद 18,283 अगली रेजिस्टेंस आती है, और उसके बाद 18,350 तक हम सीधे जा रहे हैं। और वो लेवल होगा जहां पर मैं बोलूंगा कि अपने प्रॉफिट्स बुक करने की कोशिश करिएगा। हाउएवर आज फिर बोल रहा हूं, कल के वीडियो में समझाया था, उसको भी देख सकते हैं हम, कि अगर 350 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो इसका मतलब 350 इज अ सपोर्ट, और हम फिर नए लेवल्स बड़े वालों की तरफ जा रहे हैं। सीधा मैं 18,500, 550, 600, 680 तक के लेवल बोल रहा हूं, हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। और उसके बाद 19,000 भी आता हुआ दिख रहा है, फिर यही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो जाएगी। हाउएवर अगर नीचे की तरफ जाते हैं तो सबसे पहली सपोर्ट कहाँ पे है, वो है 18,010 पे। 18,000 ही मान लीजिए, 18,000 से 18,020 का एरिया है जहां से इसको बाउंस बैक कर लेना चाहिए, अगर ये नीचे की तरफ आता भी है तो। अगर कहीं ओपनिंग इसके नीचे होती है तो कोशिश कीजिएगा तब तक ना बाय करें जब तक इसके ऊपर ना आए। इसके ऊपर आ जाए तो बाय करने की कोशिश करिएगा, सेल करने की कोशिश ना कीजिएगा। और अगर इसके नीचे की तरफ जाता है तो फिर अगली सपोर्ट 17,968 पे है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग सपोर्ट नहीं है, लेकिन अगर ये कल फिर यहाँ से बाउंस करता है तो ये सपोर्ट स्ट्रांग हो जाएगी। इसके बाद अगली सपोर्ट जो आती है वो 17,913 पे आती है, 910 मान लीजिए। इसके बीच में अगर निफ्टी आता है तो यहाँ से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये वापस बाउंस बैक करेगा, और अगर नहीं करा तो फिर अगली सपोर्ट 17,850 से 830 की आती है, जो कि फाइनल सपोर्ट होगी। यहाँ तक हो सकता है फ्लक्चुएशन में आ जाए, पर यहाँ से ज़रूर बाउंस करेगा या रुकेगा, सीधा नीचे नहीं जाएगा। सो ये लेवल हो गए निफ्टी के। आइए बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो इसी तरह ऊपर की तरफ अगर जाना है बैंक निफ्टी को तो 41,650 इसकी पहली रेजिस्टेंस है। इसको अगर ये पार कर ले तो फिर ये जा रहा है 744 के लिए, और ये 744 750 जो एरिया है ये वो एरिया बनता है जिस पर इसको बड़ी सी कैंडल से पार कर देना चाहिए, ताकि ये पता चल जाए कि बुल्स कंट्रोल में है। नहीं तो ये यहाँ पर टाइम बिताएगा। तो यहाँ पर अगर आप हों और अगर ये थोड़ा टाइम बिताए तो अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लीजिएगा, स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिएगा इस तरह से, या फिर कि आपको ज़्यादा नुकसान ना होने पाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम भी बिता सकता है ये। ठीक है, इसको पार करने में अगर बड़ी सी कैंडल से एक बार में नहीं पार किया तो ये यहाँ पर रुकेगा। और अगर इसको पार कर ले तो फिर अगली रेजिस्टेंस जो आती है 41,832 पे, और उसके बाद 41,920 के आसपास आती है। 900 से 920 मान लीजिए ये वो एरिया है जहाँ पर जाकर ये टकराएगा, रुकेगा और वापस भी घूम सकता है। तो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने सारे पोजीशंस को नलीफाई कर दूँ, जो भी है प्रॉफिट लॉस बुक करके खाली कैश पे बैठूँ। जिस तरफ ही जाएगा उस तरफ मैं चलने की कोशिश करूँगा। और अगर इसको पार कर क्लोजिंग दे दी तो फिर भाई साहब 42,000, 42,500, 800, 43,000 और 45,000 तक के लेवल फिर हम जा रहे हैं ऊपर, ये बात क्लियर हो जाएगी। और इसकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, मुझे अभी भी मेरा दिल नहीं मान रहा है ये मानने को। हालांकि डेटा ये कह रहा है कि हम आज बहुत वीक क्लोजिंग पे बैठे हैं, जहां हमने आज ओपनिंग करी थी वहीं पे बंद हुए हैं। हालांकि ये मैंने एक दिन पहले बताया भी था आपको
कल के वीडियो में कि हम जहाँ खुलेंगे वहीं बंद हो जाएंगे। तो बैंक निफ्टी वहीं बंद हो गया ऑलमोस्ट जहाँ पर खुला था, निफ्टी भी ऑलमोस्ट जहाँ खुला था वहीं पे बंद हो गया। अगर आप देखेंगे तो ये पॉइंट है जहाँ से खुला और चला, और उसके बाद फिर जहाँ बंद हुए हैं वो भी ऑलमोस्ट उसी तरफ है। दोनों तरफ की गेम पूरी दिखाई है इन्होंने। तो इसलिए आज के डेटा को मैं जीरो मानते हुए कल के डेटा की बात कर रहा हूँ। फिर से ऊपर जाना है तो हम ऊपर ही जाएंगे। आज की को मैं वीकनेस नहीं मान रहा, बट कॉशन हमेशा रहनी चाहिए मार्केट में, इसलिए कोई पोजीशन कैरी नहीं करनी। आइए बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में आई होप मैंने लेवल्स बता दिए हैं। अगर आपको नीचे के लेवल की बात करूं तो नीचे में अगर आप बात करें तो नीचे की तरफ में सपोर्ट कहां पर है, देखिए सबसे पहली सपोर्ट जो है वो 510.20 पे आती है। 510 को तोड़ दिया तो 427 पे आती है, और 427 के नीचे अगर हम बात करें तो 41,150, और उसके बाद फिर 41,000 पे आती है। और ये दोनों वो लेवल हैं जहाँ से वापस बाउंस बैक कर सकता है अगर किसी कारण से आता भी है तो, जिसकी मुझे उम्मीद हालांकि लग नहीं रही है, बट डेटा हाँ ऐसा कुछ कह रहा है। ठीक है, बट मैंने पहले भी बताया था किसी वीडियो में 2 दिन पहले शायद कि ट्रैप ऐसे ही बनते हैं जब आपकी पोजीशंस इस तरह की बनी होती हैं जिसमें कि वो लोग फंसे हुए हों जो ऊपर शॉर्ट कवरिंग कर कर ले जाएं, क्योंकि ये पैसा लगाएंगे एक लेवल तक ले जाएंगे, उसके आगे दूसरों को डर लगेगा और फिर वो शॉर्ट कवरिंग करेंगे और ऊपर ले जाएंगे। दैट्स हाउ द गेम हैज़ टू बी प्लान्ड अगर न्यू हाइज बनाने हो तो। हालांकि अगर इस लेवल को तोड़ दे तो फिर 40,875 विल बी द क्रूशियल एंड क्रिटिकल लेवल, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल। इसको तोड़ना ही नहीं चाहिए बैंक निफ्टी को। अगर इसको तोड़ देगा तो फिर मान लीजिएगा कि बुल्स ने हार मान ली है और वो बाहर हो गए हैं और अभी एक अच्छी खासी गिरावट आएगी, उसके बाद ही फिर बढ़त आएगी। ठीक है, तो आइए चलते हैं, हम देखते हैं क्वेश्चन मिस्टर मनी जो हमारे एक सब्सक्राइबर है उन्होंने पूछा था कि क्या इंडिकेटर काम करते हैं। तो हाँ, इंडिकेटर साहब देखिए काम करते हैं। मैं फिर से बता दूं आपको, इंडिकेटर 90% इंडिकेटर जो है वो लैगिंग इंडिकेटर होते हैं। लैगिंग इंडिकेटर का मतलब कि वो इतिहास बता रहे होते हैं, जो हो चुका है उसको बाद में पढ़कर वो डिस्क्राइब करते हैं। तो इससे ये कतई नहीं पता चलता है कि फ्यूचर में क्या होगा, इसका मतलब निकालना पड़ता है। तो मनी जी, जो आपको नुकसान हो रहा है या आप गलत एंट्री कर लेते हैं, आप इस तरह से एंट्री करते हैं कि एंट्री करते ही आपको हिट मिलता है, लॉस होता है, वो इस कारण से क्योंकि आप रेजिस्टेंस पे खरीदते हैं। आपको मैं बता दूं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर आज की बात करें तो निफ्टी जैसे 18,100 की कॉल मंथली वाली हम देख लेते हैं। देखिए जैसे कि अगर हमने ये लगा लिया तो आप देखिए कि इसके अंदर में हमारे पास इंडिकेटर्स क्या कर रहे हैं। इंडिकेटर्स कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं इंडिकेटर लगाने की बात करता हूँ तो जैसे अगर सिंपल सी बात करें, लगा लेते हैं RSI। सभी जानते हैं RSI के बारे में बिना उसके कुछ कहे। RSI का मतलब होता है कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द इंडेक्स। ठीक है, RSI। अब अगर हम बात करें तो RSI क्या कहती है, देखिए RSI सिंपल सा बॉटम लाइन ये कहती है कि अगर वो 50 के नीचे है तो मतलब वो सेल में है, और 50 के ऊपर है तो बाय करना है। दूसरी बात क्या कहती है, जो बुक्स कहती हैं या लोग समझाते हैं ट्रेनिंग्स में, कि अगर RSI ये लाइन बिलो 30 है तो ये ओवरसोल्ड जोन हो जाता है, और अगर ये अबव 70 है तो ये ओवरबॉट जोन हो जाता है। बट यहीं पे 90% बिगनर्स जो है वो मार खाते हैं। क्या होता है कि आपको बोला कि 70 पे ओवरबॉट हो जाता है, तो आपने क्या करा, 70 पे आई तो आपने मान लिया कि ये गिरेगा और बेच दिया, जबकि ऐसा नहीं होता है। अगर 70 पे आ गया है तो ये ओवरबॉट में आ गया है, ऐसा माना जाता है। हाँ, ये ठीक है, लेकिन आपको बता दूं कि 70 पे आने पर ही इसकी स्ट्रेंथ को सबसे ज़्यादा स्ट्रांग माना जाता है, और ये यहाँ पर कैसे बिहेव करता है ये देखना होता है। कोई भी शेयर जो नया हाई बनाता है वो पहले यहाँ पर आता है, फिर कंसोलिडेट होता है और इसके ऊपर जाता है, और अगर ऊपर में चल रहा है कहीं, अगर 85, 87, 89 पे चला गया है RSI, तो ये जरूर वापस आएगा। और वापस आना का मतलब ये नहीं होता कि उसमें वीकनेस आ गई, वो वापस आकर 70 पे कूल ऑफ करता है अपने आप को, ताकि प्राइस एवरेज हो जाए। एवरेज इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उस पर ध्यान रखेंगे अगर तो आपको बहुत फायदा होगा। तो आप RSI अगर देख रहे हैं एज अ इंडिकेटर, तो RSI ने 70 पे आके बता दिया आपको कि ओवरबॉट हो गया, तो हाँ, तो इसका मतलब ये है कि जिन्होंने पोजीशन बना रखी है वो अब तैयार होके खड़े हो जाएं। या तो यहां से ये बड़ा वाला मूव देगा तो फिर आप बैठे रहिए, और अगर मेरे जैसे ट्रेडर की बात करें तो मैं इसमें पोजीशन ऐड करता हूं, और अगर ये ऊपर का ब्रेकआउट दे दे या फिर ये रिवर्सल देगा और वापस जाएगा तो अपने प्रॉफिट जो है वो बुक कर लीजिए। ये एंट्री की जगह नहीं होती। ठीक है, तो इंडिकेटर्स को इस तरह से यूज करते हैं। इंडिकेटर्स जब जहां पर पहुंचते हैं वो लेवल होता है, यानी कि एक सेफ जोन या एक सेफ एरिया, वहां तक जब तक चल रहा है तो वो एक अलग बात है। जब वो इनकी बॉर्डर लाइंस होती हैं, इन पे पहुंचता है, तो यहां पर आपको देखना होता है कि प्राइस एक्शन में क्या हो रहा है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि ये 18,100 की CE है, मैंने रैंडमली खोली है, ठीक है, मुझे नहीं पता इसमें क्या है, बट आई विल ट्राई एंड लिंक इट विद द RSI। तो ये देखिए RSI यहाँ पर जो चल रही थी कल,
ये यहाँ पर 1:15 पे, तो ये थी 61 पे, ठीक है। अब अगर मैं इसको गौर से देखूं तो 60 से यहाँ पर भी आई तो ये रेड कैंडल बनाई, उससे पहले ये यहाँ पर आई थी तो भी रेड कैंडल बनाई, तो मैंने इसको बना लिया इंडिकेटर अपना और मेरी स्टडी के अनुसार। और ये सब जगह का लागू नहीं होगा, लेकिन आपको ऐसे देखना होता है, हर एक पे एक लेवल निकलता है। तो जैसे कि ये हर बार 60 पे आ रही है तो ये यहाँ से वीकनेस के साइन देती है, तो मैं क्या करूँगा, जब 60 पे आएगी तो अपनी कोई पोजीशन को कैरी नहीं करूँगा और इंतजार करूँगा इसकी कैंडल के रेड को बनने का शुरू, क्योंकि इसने दी तो इसके बाद गैप अप ओपनिंग है, लेकिन फिर उसके बाद ये रेड कैंडल बनानी शुरू कर दी। तो जहाँ इसने यहाँ पे इतनी कैंडल बना दी, यानी कि जहाँ से ये शुरू हुआ है वहाँ से अगर ये मतलब 10% 30% के बीच में कहीं भी कोई फॉल दिखा देता है तो मैं इसको फिर सेल करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा एक होता है इंपॉर्टेंट इंडिकेटर, अगर आप उसके साथ वी वैप लगा लेंगे तो अगर वी वैप के नीचे है और RSI ऐसी जगह पर है तो आप उसको देख सकते हैं कि वी वैप के नीचे हमेशा सेल करना है, वी वैप के ऊपर हमेशा बाय करना है। वी वैप के ऊपर है अगर प्राइस तो उसको सेल मत कीजिए, तब इंतजार कीजिए, हो सकता है ये वापस रिवर्सल दे और बाउंस करे। इस तरह से यूज़ किए जाते हैं इंडिकेटर, और इंडिकेटर हमेशा लैगिंग होते हैं। यहाँ पर ये कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जब 63 पे इंडिकेटर आया RSI तो ये बता रहा है कि इसमें बहुत स्ट्रेंथ है। अगर ये 50 के नीचे होता तो मैं बाय करने की सोचता ही नहीं। 50 के नीचे मतलब होता है कि इंडिसाइसिव है, अभी तक ये वीकनेस में ही है, बाय नहीं करना है। सेल भी करना है नहीं, सेल भी नहीं करना है, फिर बता दूं। बट अगर आप ट्रेड ढूंढ रहे हैं तो आपको सेल का ट्रेड ढूंढना है, ये होता है। इतना ही बताता है कि आपको डायरेक्शनल कौन सी तरफ देखना है, उसके बाद आपको प्राइस एक्शन देखना होता है। अब जैसे अगर मैं इसको छोटा बना दूं, ये 1 घंटे की कैंडल है, इसको 5 मिनट का कर देते हैं। 5 मिनट के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये लेवल दिखा रहा है कि इसने यहाँ पर 47 को क्रॉस नहीं करा था, देखिए, ठीक है। ये 5 मिनट का कैंडल बता रहा हूँ। आमतौर पे ट्रेडर्स प्रोफेशनल जो होते हैं, जो प्रैक्टिस करे हुए होते हैं, वो देखते हैं, वरना आप 15 मिनट से नीचे का मत देखिएगा। 15 मिनट से नीचे पे कैंडल स्टिक पैटर्न या फिर इंडिकेटर का कोई मतलब नहीं होता। प्लीज़ टू अंडरस्टैंड दैट। ये किसी भी छोटे मोटे मेरे जैसे ट्रेडर भी अगर 1000 ऑप्शन खरीद लेते हैं तो वो बदल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर असली की बात करें, 15 मिनट तक मेरे जैसे लोग किसी प्राइस को ऊपर नहीं रख सकते हैं, तब असल में पता चलता है कि क्या हो रहा है बड़े पैसे से, और उसको आपको रीड करना होता है। तो ये देखिए यहाँ पर करीब 2 बजे 10 तारीख को ये इंडिकेटर बता रहा है कि ये 49 पे है और ये इसको पार नहीं कर पाया, तो यानी कि ये स्ट्रेंथ में नहीं आ पाया, आपको बाय नहीं करना था। हालांकि जब यहाँ से देखेंगे आप तो देख रहे हैं कि प्राइस लगातार थोड़ी ऊपर जा रही है, तो ये बाय नहीं बनाया। मगर इसने उसके बाद नीचे डिप मार दिया, ठीक है, वो हो गया क्योंकि ये स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा था। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर इसने 50 को पार करा है। ये कितने बजे करा है? 2:50 पे, और ऊपर से यहाँ पे डोजी कैंडल बनाई है। डोजी कैंडल के बाद एक बड़ी कैंडल, इसको आप स्टॉप लॉस बनाकर अगर इसके हाई के ऊपर बाय करते हैं तो ये आपकी सेफ है। क्यों? क्योंकि RSI ने बता दिया है कि ये स्ट्रेंथ में आ चुकी है। तो अब आपको क्या देखना है, अब RSI से कोई मतलब नहीं रह गया। अब आपको सिर्फ यहाँ पे एंट्री लेनी है जैसे ही ये इस डोजी के हाई को पार करे। हाई को पार कर दिया, आपने एंट्री ले ली और आप इसको अब राइड करते जाइए। और कोशिश ये करिए कि जब ये 3 कैंडल बना दे 5-5 मिनट की, तो जो उसका प्रीवियस कैंडल का लो हो उसको अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके बनाते जाइए। यानी कि अगर आपने एंट्री करी होती तो यहाँ पे 177 पे, उसके बाद ये गया ऊपर कहाँ तक, 185 तक, फिर ये नीचे आया तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए था 180 आ गया। तो अब अगली कैंडल जैसी बनी 5 मिनट पूरे हो तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा 180। अगर 180 पे आ गया तो आप बाहर आ जाएंगे, यानी कि आपने 177 पे खरीदी है तो आप अभी लॉस में आ ही नहीं सकते अगर एक बार प्रॉफिट में आ गए तो, क्योंकि आपने अपना स्टॉप लॉस चेंज करके 180 बना लिया है। अब उसके बाद ये अगली कैंडल बन गई, ये फिर से डोजी बनी है। ये डिफिकल्ट साइन होता है। डोजी का मतलब होता है कि कुछ चेंज होने वाला है, ठीक है। दोनों के बीच में फाइट हुई, यहाँ से ऊपर से बियर्स ने प्रेशर दिया, यहाँ से बुल्स ने प्रेशर दिया, लेकिन ये यहाँ पर ही बंद हुई। और उसका मतलब ये है कि यहाँ सर अभी इनडिसाइसिव है। ये फिर से एक इंडिकेटर है, ठीक है। ये डोजी ने बोला कि यहाँ पे लड़ाई हुई है, लेकिन लड़ाई में कौन जीता वो यहाँ पर पता चलता है। इसके बाद अगला जहाँ पर ये क्लोजिंग है, ठीक है, इस डब्बे की क्लोजिंग, इसके ऊपर आप फिर से सेफ हो गए हैं। अब आप अपना स्टॉप लॉस क्या बनाएंगे, इसके नीचे पे ये बनाएंगे 186, और आप फिर राइड करेंगे इसको, क्योंकि आपका पहला वाला स्टॉप लॉस जो था वो 180 के करीब था। इसको इसने ब्रेक नहीं करा, आप अभी भी बैठे हुए हैं। फिर ये ऊपर गई 190 तक और फिर नीचे आई, लेकिन आपका स्टॉप लॉस नहीं ब्रेक हुआ। अब इसने डोजी बना दिया। अब इस डोजी का लो या तो 181 आप स्टॉप लॉस बनाइए, अगर आप अच्छे प्रॉफिट में है तो इसको स्टॉप लॉस बनाते हैं, नहीं तो ये डब्बा है जिसे क्लोजिंग बोलते हैं हम, इसको स्टॉप लॉस बनाएंगे 186 को। और उसके बाद देखिए आप राइड करिए, फिर ये ऊपर जा रहा है और आप इसी तरह से अपना स्टॉप लॉस आगे ट्रेल करते जाएंगे तो आप इसको राइड करेंगे। और ये देखिए कि RSI लगातार 50 के ऊपर है। अगर ये नीचे जाने शुरू हो जाए, कहीं पे ये फ्लैट में चलने लगे, तो ये
खतरनाक हो जाती है तो आपको एग्जिट ले लेना होता है। ऐसे कनेक्ट करना होता है। तीसरा ये मैंने आपको वीवैप बताया था, ये येलो लाइन अगर आप देख पा रहे हैं तो ये वीवैप की है। इसके ऊपर प्राइस आ गई है तो ये बहुत ही स्ट्रांग है, अब ये गिरने के चांसेस ना के बराबर है। तो वैसे भी खैर या तो आज नवंबर की है तो अब ये स्ट्रेंथ दिखा रही है तो यहाँ पे हो गया। अब आप वीवैप को स्टॉप लॉस बना लेंगे, अगर वीवैप के ऊपर आ गई है तो ये 194 आपका स्टॉप लॉस बन जाता है। अगर आपने इसको अभी भी राइड करा और ये दिन अगर अभी खत्म नहीं हुआ होता तो मेरा स्टॉप लॉस चेंज होकर ये करीब इससे 2 रुपये नीचे आ जाता 190 पे, और अगर इसको तोड़ देता तो मैं बाहर निकल जाता, नहीं तो इस तरह से राइड किया जाता है, इस तरह से प्रॉफिट इंडिकेटर्स को यूज़ किया जाता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही बहुत होगा मेरे ख्याल से। अगर अच्छा लगा हो तो दोस्त ज़रूर बताइएगा। आई विल ट्राई एंड एक्सप्लेन इन सम अदर वीडियो। इसके लिए टाइम चाहिए होता है और समझ चाहिए होती है और काफ़ी कुछ है जो कनेक्ट करना होता है। सिर्फ इंडिकेटर पे काम मत कीजिए, ये सिर्फ नुकसान देंगे आपको, क्योंकि इंडिकेटर को तो दुनिया देख रही है। आपको अपनी ऐसी सेंस बनानी होगी जिसमें आपको वो देखना होगा जो सब देख रहे हैं उससे ऊपर आप कुछ समझ सकें, वरना सभी लोग जो देख रहे हैं वही आप देख रहे हैं तो फिर मार्केट में पैसा कैसे बनाएगा। सब लोग जो देख रहे हैं वही वो कर रहे हैं, वही आप कर रहे हैं, तो फिर तो आप भीड़ में होगा, और अगर आप भीड़ में हैं तो आपका प्रॉफिट नहीं होगा। याद रखिए 95% ऑफ द पीपल डू नॉट मेक मनी इन स्टॉक मार्केट, इट्स ओनली द 5% ऑफ द क्रीम हु मेक्स द मनी। तो आपको 5% में आने के लिए वो भीड़ के अंदर जो हो रहा है वो को छोड़कर उससे ऊपर उठना होगा, ठीक है। उसके लिए कनेक्शन बनाने पड़ते हैं। होप दिस विल हेल्प यू। अगर अच्छा लगे तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। आई विल बी थैंकफुल। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस अस ऑल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।